जिनीवा कन्वेंशन, ये वर्ड आप न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे, स्पेशली उन न्यूज़ में जहां पर किसी दो कंट्रीज जो वॉर में हैं उनकी बात चल रही हो, या फिर आपने बुक्स में बहुत पढ़ा होगा, हिस्ट्री की बुक्स में, या फिर आपने मूवीज जो देखी होंगी स्पेशली वॉर रिलेटेड मूवीज, उसमें जिनीवा कन्वेंशन का बार बार जिक्र होता है। तो ये जिनीवा कन्वेंशन आखिर क्या है और क्यों वॉर रिलेटेड चीजों में बार बार इसका जिक्र होता है? जिज्ञासियम के आज की वीडियो में हम जिनीवा कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, और अगर कोई कंट्री जिनीवा कन्वेंशन को फॉलो ना करे तो क्या होता है। कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड में लगभग आज से 150 साल पहले एक आदमी से। इस आदमी का नाम है हेनरी डुनान। शायद से मैं इस आदमी का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हेनरी को वो लोग ऑनरी कह देते हैं और जो डुनांट है उसके लास्ट में टी साइलेंट है, सो ऑनरी डुना हो जाता है। बट बहरहाल ये इंसान स्विट्जरलैंड का, जिनीवा का एक इंसान था। जिनीवा स्विट्जरलैंड में एक शहर का नाम, तो वहां पे इंसान पैदा हुआ, पला बड़ा, और ये एक अच्छे घर का था। मतलब इसके पास काफी पैसा था, इसके पेरेंट्स रिच थे, पर अमीर होने के बावजूद इसको गरीब लोगों से बहुत हमदर्दी थी। उनको डेली लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, उसके साथ इसकी बहुत सहानुभूति थी। ये आदमी अपने शहर के जेल में अक्सर जाता था, वहां पे जो कैदी थे उनसे बातें करता था और उनको हेल्प करता था रिकवर करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए। साथ ही साथ ये इंसान प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कर रहा था, बिजनेस में था और इसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। ये सारी कहानी बदली साल 1859 में। उस साल ये फ्रांस के एक राजा नेपोलियन द थर्ड से पर्सनली मिलने के लिए गया। क्यों? क्योंकि इसको अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। ध्यान रखिए, ये नेपोलियन द थर्ड वो नेपोलियन नहीं है जिसको हम सब जानते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। वो नेपोलियन जो है उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, और ये जो नेपोलियन है ये उसका भाई का बेटा है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा है। तो उससे मिलने के लिए गया। उस समय नेपोलियन द थर्ड इटली में था और वहां पे एक मिलिट्री कैंपेन कर रहा था, यानी लड़ाई में इन्वॉल्व था। तो जब हेनरी डुनान वहां पे गया तो उसने वहां पे एक लड़ाई को अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सामने रह के, और वो लड़ाई थी द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो। ये पहली बार था जब हेनरी डुनान ने एक लड़ाई सामने से देखी, और तब उसने देखा कि लड़ाई कितनी भयानक होती है। उसने जब उस बैटल फील्ड का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि इतने लोग मरे हुए हैं, इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, उनकी बॉडी कटी हुई है, चोट लगी है बुरी तरह, और वो चिल्ला रहे हैं, बट किसी की भी किसी तरह से कोई हेल्प नहीं की जा रही। इस पूरे दृश्य से, इस पूरे एपिसोड से हेनरी डुनान बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। इस ट्रिप से वापस आके हेनरी ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। हेनरी ने इस बुक में दो मेन चीजें लिखी। पहला, उसने बताया कि वॉर कितना ट्रैजिक होता है, और सिर्फ वही सोल्जर्स जो बैटल में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वही जान सकते हैं कि कितनी भयानक चीज है। हम और आप ऐसे लोग जो बाहर बैठे हैं, जो सिर्फ सुन रहे हैं वॉर के बारे में, वो लोग कभी भी नहीं समझ सकते कि एक वॉर, एक बैटल कितना ज्यादा दर्दनाक, कितना शक्तिशाली और खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात जो हेनरी ने अपनी इस बुक में कही, वो एक्चुअली एक सजेशन था। क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसपे दोनों पार्टीज जो लड़ाई में इन्वॉल्व हैं वो हमला ना करें, और इस संस्था को उन लोगों की जो बैटलफील्ड में गिरे हुए हैं उनकी मदद करने का मौका मिले। इस सजेशन को उसने आगे और डिस्क्राइब किया, और उसने कहा कि दो चीज हमको करनी चाहिए। पहली चीज, सारे देशों को मिलके एक गवर्नमेंट रिलीफ एजेंसी बनानी चाहिए जो इस तरह लोगों की मदद करे बैटलफील्ड में। और दूसरी चीज, हमको ये सबको एग्री करना चाहिए कि ऐसी जो एजेंसी है जो बैटलफील्ड में लोगों की मदद कर रही है, उनके ऊपर वार ना किया जाए, उनको न्यूट्रल माना जाए। डुनान की इस बुक का, इन सजेशंस का इतना पावरफुल इंपैक्ट हुआ कि अगले ही साल एक कमेटी बैठाई गई और उसमें यह डिसाइड करना शुरू किया गया कि कैसे इन सजेशंस को इंप्लीमेंट किया जाए। ये कमेटी जो उस समय बनाई गई थी वो आज तक दुनिया भर में बहुत सारे देशों में एक्टिव है। उस कमेटी का नाम है द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इसको शॉर्ट में अक्सर लोग द रेड क्रॉस भी कह देते हैं। रेड क्रॉस का नाम आपने अक्सर सुना होगा लड़ाई से रिलेटेड चीजों में। नाम के साथ साथ शायद आपने इनका लोगो भी देखा हो। इस तरह से 12 देश एक साथ आए, उन्होंने एक समझौते पे साइन किया, और उस समझौते को द फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन कहते हैं। यह साइन किया गया था साल 1864 में। फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए जिनमें यह बताया गया कि किस तरह से बैटलफील्ड में जो सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। इस पूरे समझौते में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि पहला, कि जितने भी सोल्जर्स लड़ाई में इन्वॉल्व हैं, जो वुंडेड हैं, जो गिर चुके हैं, जिनको चोट लग चुकी है, उनको
किसी भी तरह से टॉर्चर ना किया जाए, उनको अननेसेसरी तकलीफ ना दी जाए। दूसरा, अगर आपके दुश्मन के फौजी आपके साथ लड़ाई करते करते गिर चुके हैं और अब वो बुरी तरह इंजर्ड हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन लोगों को भी मेडिकल ट्रीटमेंट दें। हालांकि बाद में आप उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना सकते हैं, बट आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दें। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एक इम्पार्शियल एजेंसी बनाई जाए, रेड क्रॉस कमेटी जैसी, जो बैटल फील्ड में जाके लोगों को जब मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही हो तो उनके ऊपर हमला ना किया जाए और उन लोगों को तकलीफ ना दी जाए। और जितने भी लोग रिलीजियस तरह से इन्वॉल्व है वॉर के अंदर बैटल फील्ड में, उन लोगों को बिल्कुल भी कैप्चर ना किया जाए, उन पे अटैक ना किया जाए और उनको न्यूट्रल माना जाए। पहला जिनीवा कन्वेंशन 1864 में साइन हुआ था, बट इसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी, बहुत सारी चीजें और ऐड करने की जरूरत थी। तो साल 1906 में फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन में बहुत सारे अपडेट्स और इंप्रूवमेंट्स किए गए, इसको और फैलाया गया। पर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला विश्व युद्ध, साल 1914 से साल 1918 तक। और उस वॉर में भी ये देखा गया कि जितने भी जिनीवा कन्वेंशन में रूल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैटलफील्ड में होती हैं पर फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन में कवर नहीं की गई हैं। तो 1929 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और ज्यादा अपडेट्स किए गए फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन में, और इसमें यह कहा गया कि जितने लोगों को कैप्चर कर लिया गया है वॉर के दौरान, उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, उनको अच्छे से रखा जाना चाहिए, उनको टॉर्चर ना किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें और ऐड की गई फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन में साल 1929 में। पर अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जर्मनी ने 1929 में जिनीवा कन्वेंशन साइन किया था, फिर भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब जर्मनी ने लड़ाई के दौरान भी और सिविलियंस को भी, जो लड़ाई में इन्वॉल्व भी नहीं थे, ज्यूज को बहुत टॉर्चर किया। ज्यूज को इकट्ठा करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा और उनको वहां पे बहुत टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो फिर देखा गया कि जिनीवा कन्वेंशन अभी भी बहुत सारी चीजों को कवर नहीं कर रहा है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ साल 1945 में, तो फिर से सारे देश इकट्ठा हुए और साल 1949 में सेकेंड जिनीवा कन्वेंशन लिखा गया। दो देशों के आपस में लड़ाई हो रही हो, बट कोई भी देश एक दूसरे के ऐसे सिटीजन्स को परेशान नहीं कर सकता जो लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, यानी नॉन कॉम्बैटेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस कन्वेंशन में यह भी कहा गया कि अगर नेवी में लड़ाई हो रही है, दो शिप्स में आपस में लड़ाई हो रही है और एक शिप डूब गई, तो जो शिप डूबी है उसमें जो सेलर्स पानी में गिर चुके हैं, दुश्मन की शिप को उन सेलर्स को पानी से बाहर निकालना है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। यह भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई सेकेंड जिनीवा कन्वेंशन में। इसके बाद थर्ड और फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन भी आए, जिसमें डेफिनेशंस को और एक्सपैंड किया गया और चीजों को इंक्लूड किया गया। केमिकल वॉरफेयर को मना किया गया कि आप केमिकल यूज नहीं कर सकते लड़ाई में। जितने भी लोग एक्टिवली बैटल में इन्वॉल्व नहीं है पर वो सोल्जर्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको वहां से निकाल रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उन पे आप हमला नहीं कर सकते। इन्हीं कन्वेंशंस में ये भी कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर आपके देश का कोई पायलट है, वो आपके एनिमी कंट्री में चला गया है और वहां पे उसका प्लेन गिरा दिया गया, तो अब पायलट अपने प्लेन से इजेक्ट कर चुका है और पैराशूट से नीचे आ रहा है, तो एनिमी कंट्री को यह अधिकार नहीं है कि उसके पैराशूट को शूट किया जाए या फिर उस आदमी पे गोली चलाई जाए, क्योंकि वो इंसान अब अपने प्लेन से अलग हो चुका है, वो अब आपके देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसको पकड़ने के बाद उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। तो ये सारे रूल्स जिनीवा कन्वेंशंस में लिखे गए हैं और आज की तारीख में पूरी दुनिया के 196 कंट्रीज ने इन कन्वेंशंस पे साइन किया है। यानी ये सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो हैं, ये कहते हैं, ये इस बात को मानते हैं कि वो जिनीवा कन्वेंशंस के रूल को फॉलो करेंगे। तो ये तो सारी कहानी हो गई कि जिनीवा कन्वेंशंस कैसे बने और ये क्या है। पर अब हम बात करते हैं कि जिनीवा कन्वेंशंस की जरूरत ही क्यों है। अक्सर आपने मूवीज में लाइन सुनी होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो क्या रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में जंग में सब जायज नहीं है। अगर ये बात सच होती कि जंग में सब जायज है, तो जो आज के जमाने में जो लड़ाइयां होती हैं उसमें अगर एक कंट्री ज्यादा पावरफुल है तो वो कुछ भी तरीके का इस्तेमाल करके आसानी से दूसरी कंट्री को जल्दी से हरा दे। बट आप ऐसा नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आज के जमाने में कभी भी वॉर सिर्फ दो देशों में नहीं होता। हालांकि सिर्फ दो ही देश आपको नजर आते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, बट पूरी दुनिया उनको देख रही होती है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जो देख रहे होते हैं कि ये किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया या अगर आपने ऐसी कोई चीज की जो जिनीवा कन्वेंशंस के रूल को ब्रेक करती है, तो बाकी कंट्रीज जो हैं, जो लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है पर आपको देख रही हैं, वो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए और हो सकता है
कि आपके दुश्मन की मदद करने लगे। जिनीवा कन्वेंशंस को बनाने का पर्पस ये है कि जितने भी कंट्रीज लड़ाई में इन्वॉल्व हैं वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ऐसा करना सबके हित में होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि जैसे बॉक्सिंग मैच होते हैं, दो फाइटर्स एक दूसरे की बहुत पिटाई करते हैं, पर उसमें एक रूल होता है कि आप कमर के नीचे वार नहीं कर सकते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कमर के नीचे मारा तो सामने वाला भी कमर के नीचे मारेगा, और ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसको दोनों बॉक्सर्स पसंद नहीं करेंगे। किसी को भी कमर के नीचे मार खाना पसंद नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही वॉर्स में होता है। अगर किसी एक कंट्री ने जिनीवा कन्वेंशंस के रूल को ब्रेक किया तो आप ये गारंटी समझ सकते हैं कि सामने वाली कंट्री भी उन रूल्स को ब्रेक करेगी। अगर आपने केमिकल गैसेस का इस्तेमाल किया वॉर के दौरान तो सामने वाली कंट्री भी करेगी। तो इसमें दोनों तरफ का नुकसान है और ये आप अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए जिनीवा कन्वेंशन को बनाया गया और इसीलिए अपने आप ज्यादातर देश कोशिश करते हैं कि जिनीवा कन्वेंशन के रूल्स को ब्रेक ना किया जाए। वॉर के दौरान भी उन रूल्स के अंदर रहते रहते ही लड़ाई की जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए कि दो देशों में लड़ाई हो रही है और दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्यों नहीं वो आपस में न्यूक्लियर वेपन्स चला दें एक दूसरे के ऊपर और लड़ाई खत्म कर दें। ऐसा इसलिए नहीं होता कि अगर एक देश ने चलाया तो वो जानता है कि दूसरा वाला देश भी चलाएगा। इसीलिए जिनीवा कन्वेंशंस मर्यादा की एक ऐसी रेखा है जिसको कोई भी देश ये चाहेगा कि क्रॉस ना करना पड़े। अच्छा, इस सब के बावजूद भी मान लीजिए कि किसी ने जिनीवा कन्वेंशंस को ब्रेक किया, फिर क्या होगा? नॉर्मली किसी भी देश के अंदर ही जिनीवा कन्वेंशंस के रूल्स को फॉलो करने का एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। मान लीजिए कि किसी देश की फौज ने किसी दूसरी कंट्री पे हमला किया और उन्होंने जिनीवा कन्वेंशंस के रूल्स को ब्रेक किया, तो उसी देश की जो सरकार है वो अपने फौजियों को दंड देगी। तो इस तरह से अपने ही देश का बहुत बड़ा रोल होता है जिनीवा कन्वेंशंस को इन्फोर्स करने का, उनको लागू करने का, और ये गारंटी लेने का कि हमारे देश में जिनीवा कन्वेंशंस को फॉलो किया जाएगा और अगर किसी ने ब्रेक किया तो उसको सजा होगी। पर अगर ऐसा होता है कि किसी देश ने बहुत सीरियस वॉर क्राइम्स किए हैं, उनकी फौज ने दूसरे देश में जाके लोगों को बहुत बुरी तरह से तकलीफ दी है और फिर भी उनकी देश की सरकार उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, तो ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, इसमें जितने भी देश हैं वो मिलके प्रेशर डालेंगे उस देश के ऊपर कि आप अपने देश के फौजियों को और जिन जिनका नाम आया है उनके ऊपर केस चलाया जाए और उनको सख्त सजा मिले। अगर ऐसा होता है कि वो देश अपने फौजियों को या अपने जिनको कन्विक्ट किया गया है उनको पनिशमेंट देने से इनकार कर रहा है, तो बाकी देश जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं और जिन्होंने जिनीवा कन्वेंशन को साइन किया है वो आपस में मिलके इस देश के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं और इस देश के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जिनीवा कन्वेंशन एक बहुत अच्छा सिस्टम है, पर यह पूरी तरह फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि कई बार इसमें ऐसी कंट्रीज का नाम आ जाता है जो बहुत पावरफुल है और उनके खिलाफ एक्शन लेने में बाकी कंट्रीज को डर लगता है। तो इस तरह से जो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं वो कई बार जिनीवा कन्वेंशंस के रूल्स को ब्रेक करके भी बच जाती है। जिनीवा कन्वेंशंस एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है जिसकी वजह से लास्ट के 150 साल में बहुत सारे लोगों की जान बची है और जो लोग लड़ाई के दौरान वुंडेड थे उनको ट्रीटमेंट मिल पाया है। बहुत तरह के वेपन्स को बैन किया गया है, टॉर्चर को बैन किया गया है। तो इस तरह से इतने समय में जिनीवा कन्वेंशन ने लाखों लोगों की लाइफ्स को टच किया है। पर देखिए जीवन की विडंबना कैसी है कि जिस इंसान ने ये सब शुरू किया था, हेनरी डुनांट, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए साल 1901 में, वो इंसान जब तक उनकी डेथ हुई तब तक वो बहुत गरीब हो गए थे और आज भी इनका नाम कितना अनसुना सा लगता है। ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं। हालांकि जिनीवा कन्वेंशन में अभी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जिनीवा कन्वेंशन के होने की वजह से बहुत सोल्जर्स बच पाए और वो ऐसी लाइफ देख पाए जो वो नहीं देख पाते अगर जिनीवा कन्वेंशंस नहीं होते। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पेज पे अपने फॉलोअर्स के साथ पर्सनली बात करने की कोशिश करता हूं और बहुत सारे आइडियाज मुझे वहीं से आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।